Welcome, my brother and sisters, back to this series of You Request I Analyze. यानी तुम लोग रिक्वेस्ट करो कोई सी भी सीरीज़ और मैं उसे एनालाइज करूँगा. एक्चुअली उसका एक एपिसोड या फिर पूरी सीरीज़ ही अगर तुम चाहो तो. आज मैं दोबारा करने वाला हूँ एनालिसिस ऑफ ओसारागी एपिसोड 2. अब इससे पहले मैं ओसारागी एपिसोड 1 का एनालिसिस कर चुका हूँ, और अगर तुम्हें वो एनालिसिस देखना है या फिर ओसारागी सीरीज़ को खुद से देखना है तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने दोनों का ही लिंक दे रखा है. लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ ओसारागी एपिसोड 2. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओसारागी सीरीज़ का टाइटल दिखता है, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें ब्लड वार्निंग्स, और उसके बाद हमें एपिसोड का टाइटल भी मिलता है जो कि फेयर ऑफ हैपेंड. अब देखो, ये कोई एक्चुअल ग्रामर तो नहीं है इंग्लिश की जितना मैं जानता हूँ, बट जितना मैं पता लगा पा रहा हूँ इस टाइटल का ये मतलब हो सकता है कि इस एपिसोड में हमें इस यूनिवर्स के कोई पास्ट के कोई इवेंट्स दिखाए जा सकते हैं, या फिर पास्ट की कोई मिस्ट्री को उजागर भी किया जा सकता है. तो इसके बाद हम एक पुलिस कार को देखते हैं जो कि स्लो चल रही होती है, और तभी उसमें से एक पुलिसमैन रुकता है. और बाय द वे, ये कार चल ही रही है, तुम आराम से ज़मीन को हिलते हुए देख सकते हो. मे बी इट्स अ मिस्टेक, हु नोज़. उसके बाद हमें एक गली को दिखाया जाता है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर एक ओल्ड लेडी से सवाल जवाब कर रही होती है. और बाय द वे, इस कैरेक्टर का हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, और इस कैरेक्टर का नाम है मिया, एज 28, जो कि एक फीमेल ऑफिसर है. और इसका फन फैक्ट ये है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स से डरती है, मीनिंग ये एक परफेक्शनिस्ट है बाय माइंडसेट. और हमें इस सीन में ये भी दिखता है कि यहाँ पे पुलिस के बैरियर्स लगे हुए हैं, और ये लेडी हमें तब बताती है कि रात को जब ये टीवी देख रही थी तभी इसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, और तब 1 बज रहे थे. उसने गोली चलने की आवाज़ें सुनी थी, अंदाजे से शायद 40 से 50. और फिर मियाँ पूछते कि अगर ये सच में हुआ था तो आपने चेकआउट क्यों नहीं किया टाइम पे. तो फिर ये ओल्ड लेडी बताती हैं कि ये 4थे माले पे रहती हैं और ये बहुत बूढ़ी हैं, इसलिए नीचे नहीं आ पाई, और सिर्फ यही हैं जो बिल्डिंग के राइट साइड पे रहती थी, जबकि बाकी सब लेफ्ट साइड में रहते थे बिकॉज ऑफ ओनर्स रूल्स. अब तुम में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बकवास नियम है कि बूढ़े लोग एक साइड पे रहेंगे और बाकी सब लोग एक साइड पे रहेंगे. बट जापान में ऐसा काफ़ी सारे जगहों पे किया जाता है, क्योंकि जापान में लोगों को शोर शराबा पसंद नहीं होता, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो शोर शराबे से तुम जानते हो कि सेंसिटिव होते हैं. इवन तो उन्हें सुनाई नहीं देता, पता नहीं ये कैसे होता है, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट यही होता है. तो इसलिए ताकि बूढ़े लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो शोर से, तो इसीलिए बाकी सारे लोग एज ग्रुप को अलग रखा जाता है, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें जापान में अलग कमरे दिए जाते हैं. लेकिन ये और सवाल खड़े करता है, लाइक गन शॉट्स अगर तुमने रियल लाइफ में सुने होंगे तो तुम्हें पता होंगे वो कितने लाउड थे. और ये बात कि बस इस ओल्ड लेडी को ही सुनाई दी ये बात, और लेफ़्ट जो साइड है बिल्डिंग की वहाँ तक की आवाज़ पहुँची ही नहीं, थोड़ी बचती नहीं है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइलेंसर यूज़ किया गया हो, क्योंकि देखो, भली फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि गन यूज़ करने पे ना साइलेंसर से आवाज़ एकदम बंद हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ना फिर भी थोड़ी सी आवाज़ आती है. तो मे बी इस ओल्ड लेडी ने साइलेंसर वाली गन की थोड़ी हल्की आवाज़ सुनी हो, मे बी, वरना इसका और कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है. ये सब सुनने के बाद मियाँ चौंक जाते हैं और ओनर से पूछते कि तुमने इन्हें स्टूपिड रूल्स क्यों बनाए. और ओनर ऐसे ही बहाने सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पे आ जाता है ऑफिसर रेडन, जो कि बोलता है यू आर ऑलरेडी हियर. हाँ, जिस पे मियाँ बोलती है ऑफिसर रेडन, लॉन्ग टाइम नो सी. और ऑफिसर रेडन का हमें इंट्रोडक्शन भी बताया गया है. तो ये 31 साल का एक मेल ऑफिसर है जिसको किसी भी तरीके से डराया नहीं जा सकता. लगता है इसकी बीवी की बात को इसमें भुला दिया गया है स्टेटमेंट में. एनीवेज, और अगर यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा तो इन दोनों की यूनिफॉर्म जो है वो अलग अलग है. मे बी ये रैंक या फिर जेंडर डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है. और इनके चेस्ट पे जो बैज है वो भी अलग अलग ही है, जो कि प्रॉबेबली इनकी रैंक को ही दिखाता होगा. इसके बाद ये दोनों क्राइम सीन में जाते हैं, जहाँ पे मियाँ बोलती है कि तुम तो वेकेशन के लिए गए थे या फिर वेकेशन पे काम करने के लिए. जिस पे रेडन बोलता है कि वो केस के लिए आना चाहता था, पर इसकी बीवी बहुत डेंजरस है, अगर ये बाहर जाता तो वो उसको डिवोर्स कर देती, इसलिए उसे ये केस भी बहुत जल्दी निपटाना पड़ेगा. और उसने फाइनली इसे ड्यूटी पे आने दिया. जिस पे मियाँ पूछते कैसे, तो ये बोलता है मास्टर बेड, तुम्हें पता चल जाएगा मैरिज के बाद पावर. किस चीज़ की पावर भाई, तू अपनी बीवी से डरा हुआ है, हिटमैन है इसकी बीवी. और बाय द वे, इसने जो यहाँ पे बोला है ना मास्टर बेड, मे बी इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी बीवी ने इसलिए जाने दिया ताकि ये एक मास्टर बेड लेके आए, प्रोबेबली फैमिली के लिए या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए. वेल, आगे बढ़ते हैं.
जिसके बाद रेडन कहता है ओ तुम तो एक औरत हो, तुम्हारी शादी तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड से होगी। जिसके बाद ये बोलती है ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात करो। जिसके बाद रेडन बोलता है क्या वो ही डेड बॉडी है? जिस पे मियाँ बोलती है हाँ। और फिर हमें डेड बॉडी की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र होता है और एक फॉरेंसिक लेडी होती है। और हम देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी डरा हुआ है और नॉसिएटेड है। जिसके बाद वो डायरेक्ट इन दोनों के पास जाता है और रेडन से बोलता है सर क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हो? मेरे को खून और गोर से बहुत डर लगता है। जो कि एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि ऐसे जो एक्सट्रीम मर्डर के केसेस होते हैं ना, उसमें मेनली एक प्रोफेशनल कैमरामैन को ही भेजा जाता है। तो इसको क्यों लाया गया आई डोंट नो, मे बी कोई और अवेलेबल नहीं होगा, या फिर ब्लड और गोर के डर के बावजूद ये यहाँ पे इसलिए आया ताकि सबसे पहले उस डेड बॉडी की पिक्चर ले सके। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता, जो सबसे पहले पिक्चर लेता है और उसे पब्लिश करता है उससे ही सबसे ज़्यादा टीआरपी, व्यू या फिर फेम मिलता है। हालांकि ये सब देख के रेडन बोलता है वाह, मैंने पहली बार इस प्रकार का कैमरामैन देखा है। और उसका कैमरा लेके डायरेक्ट उस डेड बॉडी और फॉरेंसिक लेडी के पास दोनों ऑफिसर्स जाते हैं, जहाँ पे फॉरेंसिक लेडी ऊपर देखती है और उनसे बोलती है कि हमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा। जिस पर रेडन बोलता है कि ठीक है, पर हमें ना उसकी एक पिक्चर चाहिए होगी डेड बॉडी की। जिस पे फॉरेंसिक लेडी हाँ कर देती है और फिर यहाँ पे ब्लड वार्निंग और गोर वार्निंग आ जाती है और फिर डेड बॉडी दिखाई जाती है। और अगर मैं इस डेड बॉडी को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पूरी की पूरी स्किन को ही रिप ऑफ कर दिया गया है, बोन्स तक। और इसे काफ़ी जगहों पे गोलियां भी मारी गई हैं एंड इसकी आंखें तक निकाली गई हैं। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्रूटल डेथ दी गई है। इवेंचुअली इसके मरने के बाद भी प्रोबेबली इसकी डेड बॉडी को टॉर्चर किया गया होगा। और ये डेड बॉडी प्रोबेबली उसी ड्रंकन मैन की होगी जिसे ओसारागी फर्स्ट एपिसोड के एंड में मारने के लिए गई थी। तो डेथ बॉडी देखने के बाद मियाँ तो डिस्गस्टेड हो जाती है, बट रेडन आराम से अपना पिक्चर खींचता है और बोलता है कि ये नॉर्मल है, मैं हमेशा ऐसा ही देखता हूँ। मतलब रेडन को मेनली मर्डर के केसेस ही मिलते होंगे। इसके बाद मियाँ बोलते हैं कि हमें इसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना चाहिए। फिर रेडन बोलता है ठीक है, बट इस बार हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे। उसके बाद शीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है डॉक्टर के पास, जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि मैं ये पोस्टमार्टम नहीं करने वाला, किसने किया है मर्डर मुझे बताओ कौन है। और जैसे ये दोनों बोलते हैं कि ओसारागी ने किया है, डॉक्टर का सारा जोश पानी में मिल जाता है। डॉक्टर बोलता है क्या, और ये लोग जब दोबारा ओसारागी बोलते हैं तो डॉक्टर पूरा ट्रॉमेटाइज्ड होकर बोलता है कि तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था ये सब। जिस पर रेडन गुस्सा होकर बोलता है कि हाँ हम बता देते अगर तुम हमारा आधा घंटा वेस्ट नहीं कर देते तो। जिस पर डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है मैं ये तुम्हारे लिए करता हूँ। अब इस वाले सीन से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि जो ओसारागी के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर रेडन और मियाँ ही हैंडल करते हैं, और जो ये डॉक्टर है मेनली यही पोस्टमार्टम करता है। इसलिए बार बार कह रहा था कि मुझे बताओ कि मर्डर कौन है, क्योंकि मेनली पुलिस के सामने डॉक्टर सवाल जवाब नहीं करते, ठीक है, उल्टा पुलिस का इंतज़ार किया जाता है पोस्टमार्टम के बाद। तो मेनली या तो ये डॉक्टर इन दोनों को जानता है, मे बी इनका कोई ओल्ड फ्रेंड हो, हु नोज़। लेकिन ये मेन कैरेक्टर तो नहीं है क्योंकि इसका अभी तक हमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिला। फिर एक छोटा सा टाइम स्किप होता है और हमें पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताता है कि वेल मैं कर चुका हूँ पोस्टमार्टम, पर मुझे 60 गोलियाँ मिली हैं। अब इतनी ज़्यादा अनयूजुअल न्यूज़ को सुनने के बाद भी रेडन बोलता है कि मेरे लिए नई चीज़ नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि इसका दिल और बाकी के ऑर्गन्स मिसिंग है, यानी प्रोबेबली किलर ने उसे ले लिया। जिसके बाद ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि पर क्यों, यानी कि ये कोई नई चीज़ है जो इन लोगों के साथ पहले कभी नहीं हुई। ये उससे भी पूछता है कि क्या तुमने सारे पार्ट्स कलेक्ट किए थे, मतलब पूरी की पूरी बॉडी को ही रिकवर किया था ना। जिस पर डॉक्टर कंफर्म करता है कि हाँ किया था। और ये सुनने के बाद रेडन अपना सर पकड़ लेता है, जहाँ पे मियाँ बोलते हैं कि वो विक्टिम की फाइल लाती है, जिस पर रेडन उसे अलाउ कर देता है। और जब तक मियाँ जाती है रेडन यहाँ पे वेंट करने लगता है कि ओसारागी क्यों है, किस लिए है, मैं ये जॉब पसंद नहीं करता। जिस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि बालकों की तरह रोना बंद करो और ये लो रिपोर्ट पकड़ो, अभी मैं लंच खाने जा रहा हूँ, बाय। अब इस वाले सीन में भी कुछ चीज़ें नोट करने के लिए हैं। पहली बात तो ये, इस डॉक्टर को ऑफिसर्स के लिए कोई इज्जत नहीं है। हाँ ये भले ही ओसारागी से डरता होगा, पर ये ऑफिसर्स की कोई इज्जत नहीं करता। भाई ऐसे ही बोल दिया कि मैं लंच करने जा रहा हूँ जाओ। और मजाक से हट के अगर बात करें तो पहली बात तो डेड बॉडी में से 60 बुलेट निकलना बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि ओसारागी के पास तो पहले तो मेनली कटाना ही होती है। और कियोमी ने कन्फर्म कर रखा है कि ओसारागी एक मिली कम्बैक्टर है, मीनिंग हैंड टू हैंड ही फाइट करती है वो मेनली। तो ओसारागी के पास इतनी बुलेट्स आई कैसे? अब तुम लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई उसने एमओ रखी होगी अपनी पॉकेट में, या फिर उसके पास ऐसी कोई कस्टमाइज गन होगी जिसमें 12 से 18 गोलियां होंगी। लेकिन फिर भी भाई इतनी सारी एमओ रखना ना काफ़ी अनयूजुअल है। तो ये सवाल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैंने इसे स्वयं
क्रिएटर जो ओसारागी है कियोमी, मैंने उससे खुद ही पूछ लिया एंड सोचो उसने क्या आंसर दिया होगा कि ओसारागी को किसने बुलेट सप्लाई किए हैं। अच्छा, यस, ओसारागी के ड्राइवर ने ही ओसारागी को सारी बुलेट सप्लाई की थी। ऐसा कंफर्म तो नहीं किया कियोमी ने, लेकिन भाई जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है उस हिसाब से यही लगता है कि यप ओसारागी को उसके ड्राइवर ने ही इतनी बुलेट सप्लाई की होंगी। और अगर ओसारागी का ड्राइवर नहीं तो कोई उसका अनदर गैंग मेंबर या फिर क्या पता कोई और भी क्रिमिनल हो। हु नोज़। ओसारागी ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे सिटी पे अलग एक ही अकेली गैंग ने कब्जा कर रखा हो, क्या पता अलग अलग गैंग्स हो इस यूनिवर्स में ओसारागी की असैसिन वाली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी। अब जो दूसरी नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि इस डॉक्टर ने कहा था कि जो डेड बॉडी है उसमें से हार्ट और बाकी के ऑर्गन्स गायब हैं। अब देखो मेरे को थोड़ा सा शक है कि ये ओसारागी करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि पहले एपिसोड में उसने लिटरली 50-60 लोगों को मार दिया था और उसके बाद ये ऑर्गन वाली बात आई नहीं थी। और भूलो मत कि ये दोनों ऑफिसर्स भी शॉक्ड थे, यानी कि प्रोबेबली ये पहले नहीं हुआ होगा। तो ओसारागी पे मेरे को थोड़ा कम शक है। ऐसा भी हो सकता है कि ओसारागी के इस बंदे को मारने के बाद कोई आया हो और उसने ऑर्गन्स निकाल लिए हों, क्योंकि ऐसा होता है। तुम लोग जानते हो कि कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बचाने की जगह पे उनका सामान चुरा के भाग जाते हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। वेल इसके बारे में बात नहीं करते, बैक आते सीरीज़ पे वापस। अब इसके बाद मिया रिपोर्ट लाती है और बोलती है कि ये जो डेड आदमी है ये एक चोर था जो कि पैसे लेकर लड़कियों के अगेंस्ट गलत काम करता था। जिस पर रेडन गुस्सा हो जाता है, बोलता है सीरियसली इन लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और बाद में वो एक लंबी सांस लेता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओसारागी और रेक्स को और दो और असैसिन को जो कि किरेन की बात सुन रहे होते हैं। मे बी ये कोई मीटिंग चल रही होती है। और जैसे ही ओसारागी आती है किरेन बोलता है कि तुम अब आई हो, जिस पे ओसारागी बोलती है हाँ मैं अपने अपार्टमेंट में थी। जिस पे किरेन थोड़ा सा कंसर्न होकर बोलता है अच्छा इसी वजह से तुम मेरे घर नहीं आई, तो चलो ठीक है आओ और ब्रेकफास्ट खाओ, उसके बाद मैं रेक्स और तुम एक बात करेंगे। अब देखो ये एक सीक्रेटिव मीटिंग हो सकती है क्योंकि ये तीन ही हैं अकेले, एंड सिंस पिछले एपिसोड में रेक्स नहीं था पर उसका इंट्रोडक्शन हमारे पास पहले से ही था, तो अब रेक्स का इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। तो ये है रेक्स, एक 24 साल का हैकर हु इज़ very good at expressing that he is completely straight बाटरू बंदा। अब मीटिंग स्टार्ट होती है जिस पे ओसारागी केरिन से पूछते हैं कि तुमने हमें किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तो केरिन अपना कोट उतारता है और बोलता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, और फिर एक सांस लेके बोलता है माई GF इज़ कमिंग बैक टू मी। केरिन के ये बोलते ही पूरे रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाता है और फिर नेक्स्ट बोलता है कि तो गुड न्यूज़ क्या है। तो केरिन बोलता है मैंने कहा मेरी GF मेरे पास वापस आ रही है। तो रेक्स बहुत ज़ोर से हंस देता है और बोलता है कि GF और वो भी तुम्हारी, नो वे ब्रो। तो यहाँ पे किरेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लास्ट नाइट, बट रेक्स बात काटते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता बट ओसारागी के पास थी। वेट, यानी लूसियन ओसारागी के रिलेशनशिप में लूसियन इज़ द गर्ल इन द रिलेशनशिप। चल क्या रहा है भाई इस यूनिवर्स में। फिर रेक्स बताता है कि 1 महीने पहले ही ओसारागी और लूसियन रिलेशनशिप में आए थे, बट वो केरन पे हंसता है कि तुम वो भी 1 सेकंड पहले से ही, जिस पे केरन लंबी सांस लेता है और बोलता है कि ठीक है एक गर्ल जिसको मैं प्यार करता था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था वो वापस आ रही है। फिर ओसारागी और रेक्स थोड़े से शांत होते हैं और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो रेक्स पूछता है कि क्या हम में से कोई उसे जानता है। तो केरन बोलता है कि नहीं डम्बो, पर ओडेडेट यानी ओसारागी उसे जानती है। जिस पे ओसारागी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं। तो केरन बोलता है हाँ तुम उसे जानती हो, वो दिन जब मैंने उसे प्रपोज किया था तुमने मुझे देखा था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके पास पहले से एक BF था। जिस पे ओसारागी और रेक्स कंफ्यूज होकर पूछता है कि ठीक है पर उसने तुम्हें अब एक्सेप्ट क्यों कर लिया, या फिर तुमने ऑनलाइन कोई गर्लफ्रेंड बाय कर ली। तो फिर केरन स्माइल करके बोलता है कि वो अपने BF के साथ ब्राज़ील मूव कर गई थी, लेकिन फिर वो एक आर्गुमेंट में पड़ गए जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड गुमशुदा हो गया और जब वो अकेली थी उसने अपना चांस ले लिया। जिस पे रेक्स और ओसारागी समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर रेक्स उससे पूछता है कि यार तुम श्योर हो तुमने कुछ नहीं किया था। जिस पे केरन चुप हो जाता है और फिर ओसारागी बोलती है हाँ मैं तुम्हें बिलीव नहीं करती। जिस बीच रेक्स अपने फ़ोन पे कुछ सर्च करता है और ओसारागी को भी दिखाता है और बताता है कि कुछ महीने पहले किसी आदमी ने ब्राज़ील विजिट किया था और उसका वहाँ पे मर्डर हो गया था। और रेक्स ये भी कंफर्म करता है कि ये उसी लड़की का BF है। जिस पे ओसारागी भी रेक्स की बात मानती है और
किरण से बोलती है कि तुमने कुछ तो किया है ब्राज़ील में, जिस पे किरण फॉर नो रीज़न स्टाइल मार के बोलता है कि हाँ उसने किया था। एक्चुअली उस लड़की के बीएफ ने उस आर्ग्यूमेंट के बीच में वो हाथ भी उठाया था, इसी वजह से उसने पहले उसे किडनैप किया और फिर बाद में उस बीएफ का मर्डर ही कर दिया। जिसके बाद जो लड़की थी वो लोनली और सिंगल हो गई थी, इसी वजह से किरण ने अपना ये चांस ले लिया। जिस पे ओसारागी बोलती है ठीक है, पर उसने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया। जिस पे किरण बताता है कि मैं उसे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स भेजता रहता था। जिस पे रेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है अबे ये तो चीटिंग है, वो चीटिंग कर रही है अपनी बीएफ के साथ। जिस पे ओसारागी पूछते है कि वो कब आ रही है और किरण बताता है कि वो आज ही आ रही है और रेक्स एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोट करने वाली है। पहली बात तो ये कि एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसे तो सारे के सारे वॉर क्राइम्स जस्टिफाइड हो जाएंगे और जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है वो भी जस्टिफाइड हो जाएंगे। एंड सेकंड बात ये कि यहाँ पे ना कैरिन की ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल किलिंग की है, मतलब वो लिटरली बॉर्डर्स के पार गए हैं जापान के, यानी कि इनका गैंग अच्छा खासा बड़ा है। इस यूनिवर्स के लॉरेंस बिश्नोई हैं ये लोग। अब जब तक कैरिन फैंटेसीज बुन रहा होता है, यहाँ पे लैटे आ जाती है जो कि दुखी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन तभी वो सब की कन्वर्सेशन सुनती है जहाँ पे रेक्स बोल रहा होता है ठीक है, पर उस सेक्रेटरी का क्या जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। जिस पे ओसारागी भी थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी बाहर से कुछ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो ओसारागी रेक्स को वो खोलने का इशारा करती है। जिस पे किरण बोलता है कि वेल अबाउट, और पहले हम ये करेंगे। फिर वो देखता है कि लेटे वहीं पर खड़ी है और फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस मोमेंट होता है, जिसके बाद लेटे एक हल्की सी स्माइल देती है और डर के बोलती है कि सॉरी सर, मैं नहीं करना चाहती थी ये वो, और रोने वाली होती है कि जिस पे कैरन बोलता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वेडिंग के बारे में तो मुझे कोई और मिल गई है, तो हाँ वेडिंग कैंसिल हो चुकी है और तुम्हारा जो बोनस है वो डबल हो गया है, तो इन्जॉय करो। जिस पे ओसारागी खुश होती है और रेक्स भाई एकदम शॉक्ड, और लैटे थैंक यू करती है केरिन को और ओसारागी को भी थैंक यू करती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में ओसारागी ने ही बोला था कि वो उसकी हेल्प करेगी वेडिंग को कैंसिल करने में। जिस पे ओसारागी बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पर हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और रेक्स जो होता है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि एक्चुअल में अभी अभी हुआ क्या। और फिर हमें बाहर का सीन दिखता है जहाँ पे एक मास्क मैन होता है और वही लड़की होती है जिसे कैरिन ने ब्राज़ील से यहाँ पर बुलाया है। अब इस लड़की का इंट्रोडक्शन भी हमें एपिसोड 1 से भी पहले मिल चुका था, लेकिन इसे लाया नहीं गया एपिसोड 1 में, तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसका नाम है आर्या, जो कि बस एक नॉर्मल लड़की है जिसकी एज है 25 साल और इसे शॉपिंग और पेट्स पसंद है। तो जो मास्क मैन होता है वो कैरिन के सामने ले जाने से पहले आर्या से पूछता है तुम्हारे पास कोई सवाल है। तो आर्या बोलती है वो हाँ वो मशीन कौन सी है। जिसमें मास्क मैन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है अरे वो चीज़ एक्चुअली जो कैरिन है ना वो CEO है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का। जिसे सुन के आर्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है कि इसके पास कैरिन के पास इतनी बड़ी कंपनी थी, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। जिसमें मास्कमैन बोलता है कि ठीक है तुम 1 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अंदर होके आता हूँ। जिसके बाद हमें दोबारा अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसारागी एक चेयर पे बैठी होती है और मास्कमैन जल्दी से आता है और चिल्लाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो डॉल बाहर यहाँ पे आ चुकी है और तुम, और तब हम देखते हैं कैरिन और रेक्स आपस में लड़ रहे हैं और मास्कमैन दोबारा बोलता है कि वो आउटसाइड वेट कर रही हो। तभी मास्कमैन ओसारागी को नोटिस करता है और ओसारागी को उसके रियल नेम से बुलाता है कि ये तुम हो, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और सुंदर हो चुकी हो। जिसके बाद ओसारागी बोलती है हु द एफ आर यू। जिसके बाद मास्कमैन अपना मास्क उतारता है और इस मास्कमैन का भी हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो मैं बताता हूँ इसका इंट्रोडक्शन। तो इस आदमी का नाम है रीजन, जो कि एक 28 साल का बॉडीगार्ड और असिस्टेंट है केरन का, और इसका फन फैक्ट ये है कि बस ये ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अब देखो तुमने जो सबसे पहली चीज़ नोटिस की होगी इस कैरेक्टर के बारे में वो यही होगी कि इसके मुँह पे बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा इसके कान पे एक मशीन भी है, यानी कि एक बंदा प्रोबेबली बहुत कम ही सुन सकता है इस मशीन के बिना। मेरी एजम्पशन ये है कि शायद ये बंदा किसी ऐसी फ़ाइट में इन्वॉल्व हो गया होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स हों, जिसकी वजह से इसकी हियरिंग और फेस जो है वो बिगड़ गया है। अब वो सर आगे रीजन का शक्ल देखने के बाद बोलती है कि तुम अपना मास्क दोबारा लगा लो, तुम बहुत भद्दे दिख रहे हो। जो कि सुनने के बाद कैरिन और रेक्स भी फाइट करना बंद कर देते हैं और कैरिन पूछता है कि क्या प्रिंसेस आ गई, उसे अंदर बुला लो। जिसके बाद रीजन जो होता है वो चिल्ला के बोलता है ये नॉनसेंस स्टॉप करो और उसको बाहर लात मार दो उस लड़की को, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक बेबी है। जिस पे कैरिन रेक्स को धक्का दे के बोलता है कि उसको अंदर बुला लो। जिस पे रीजन बोलता है कि ठीक है इस बेबी का क्या, तो कैरिन बोलता है कि वो यहाँ पर रह सकती है। जिस पर ओसार आगे बोलती है कि नहीं मैं कहीं और चली जाऊँगी अपने BF यानी लूसियन से मिलने के लिए। जिस पे रीजन जो होता है वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि BF
और फिर मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्या खड़ी होकर इधर उधर देख के बस ऐसे ही मुंह बना रही थी। तभी ओसारागी जैसे ही बाहर आती है तो ओसारागी आर्या से पूछती है कि क्या तुम ही लो जिसने उसे रिजेक्ट किया था, जिस पे आर्या बोलती है कि मैंने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया था। जिस पे ओसारागी बोलती है तो तुम क्या कैरन के लिए आई हो यहाँ पे, जिस पे आर्या बोलती है हाँ। तो ओसारागी बोलती है कि ठीक है वो तुम्हें अंदर बुला रहा है। जिस पे आर्या बोलती है कि हाँ पर मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। जिस पे ओसारागी डायरेक्ट बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, खुद अपने आप जाओ, मेरे को और भी काम है। और फिर ओसारागी वहाँ से चले जाती है और हमें दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आती है जिसे आर्या भी नोटिस करती है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसियन दिखता है जिसने एक ड्रिंक बनाई होती है और एक लड़की बोलती है कि क्या तुमने ये मेरे लिए बनाई है। जिस पे लूसियन बोलता है कि नहीं, मैंने ये ओसारागी के लिए यानी ऑर्डर डेट के लिए बनाई है। अब इस लड़की का भी हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो इसका नाम है इस मैरी, जो कि एक नॉर्मल वर्कर है 24 साल की, और इसको अभी तक इसकी सैलरी नहीं मिली है। प्लीज़ कोई दे दो भाई। अब जो इस मैरी होती है वो जानबूझ के गिर के लूसियन को किस करने की कोशिश करती है, बट टाइम पे वहाँ पे ओसारागी आ जाती है और उसे रोक लेती है और बोलती है कि ध्यान से देख के कहीं पे गिरा करो, और बाद में उसे साइड कर देती है और डायरेक्ट लूसियन के पास जाती है और उसे ड्रिंक के लिए थैंक करती है। एंड ये सब देख के इस मैरी को जेलेसी होती है, मे भी उसे लूसियन पे क्रश हो। जिसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ का बॉस दिखाया जाता है जिसका ऑल्सो हमें इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम दे दिया गया था, तो मैं अभी बताता हूँ। तो इनका नाम है हारू, जो कि 40 साल के एक बॉस हैं। और फन फैक्ट ये है कि एक एंग्री बर्ड है जो कि ओसारागी और इनकी खुद की बेटी ने इन्हें निकनेम दे रखा है। अब यहाँ पे ये अपने असिस्टेंट के साथ किसी प्रोडक्ट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे स्मेल आ जाती है और चिल्लाना चालू कर देती है कि ऑर्डर डेट वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो क्रिमिनल है, वो विच है, वो चुड़ैल है, वो गैंगस्टर है, वो हीरो आलम है, वो इल्यूमिनाटी की हेड है, वो निंजा हथौड़ी है। अब हारू अपने असिस्टेंट से पूछते तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या कह रही है। जिस पे असिस्टेंट बोलता है सेम सर, मुझे नहीं पता वो क्या कह रही है, पर मुझे लगता है वो अपने 2 महीने की बची हुई सैलरी की बात कर रही है। जिस पे हारू बोलते हैं वेट, मैंने उसे सैलरी ही नहीं दी थी। जिस पे असिस्टेंट बोलता है नहीं सर। जिस पे हारू बोलते हैं कि तुम मुझे अब बता रहे हो। और सिंस स्मेर का चिल्लाना बढ़ता ही जा रहा होता है तो इसी वजह से हारू डायरेक्ट उसकी सैलरी निकालते हैं और उसको देते हैं और बोलते हैं चुप रहे, अब ये लो और चुप रहो। जिस पे इसमें सैलरी लेती है और सैलरी को देखने के बाद बोलते हैं कि आप मुझे अब दे रहे हो। जिसके बाद वो उससे बोलते हैं कि आपने सुना मैंने क्या अभी क्या कहा। जिस पे हारू पूछता है तुम्हें यही तो चाहिए था। जिस पे इसमेर बोलते हैं कि मैं कह रही थी कि कुछ तो गलत है ऑर्डर डेट के साथ। जिस पे असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या, ऑर्डर डेट एक नाइस एम्प्लॉई है और उसके पास 2 जॉब्स है। जिस पे इसमेर आर्ग्यू करने की कोशिश करती है पर हारून ने डायरेक्ट ये चुप कह के चुप कर देते कि तो अब तो तुम अजीब लग रही हो और अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पे हमें दिखता है मिया और रेडन। और मिया जो होती है वो रेडन की फैमिली की पिक्चर देख रही होती है, बोलती है कि वो लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। जिस पे रेडन बोलता है हाँ मुझे पता है। जिस पे मियाँ बोलती है कि तुम्हारी छोटी बेटी बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। जिस पे रेडन दोबारा बोलता है कि हाँ क्योंकि वो मेरी बेटी है। जिस पे मियाँ बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे किसी को शादी के लिए ढूंढ ही लेना चाहिए। जिस पे रेडन बोलता है अब फाइनली। लेकिन तभी मियाँ बताती है कि रेडन को कोई कॉल आ रहा है जिसका नाम मिस्टर डिटेक्टिव रखा हुआ है। जिस पर रेडन बोलता है कि लाओ मुझे दिखाओ किसका कॉल है। अब रेडन जैसे कॉल उठा के हेलो बोलता है तो कुछ ही देर में सामने वाले की आवाज़ सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यो मिस्टर डिटेक्टिव व्हाट्स अप, लॉन्ग टाइम नो सी। लगता है रेडन अपने किसी दोस्त से बात कर रहा होता है। और फिर रेडन बोलता है ट्रांसफ़र, अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने होम एड्रेस पे मिलता हूँ, बाय। इसके बाद वो कॉल काट देता है। जिस पे मियाँ बोलती है कि वो कौन था। जिस पे रेडन बोलता है कि अरे वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था जो कि एक डिटेक्टिव है जिसे डिटेक्टिव गिरी करना पसंद है और जब भी उसे कोई केस मिलता है वो उसे सॉल्व करके ही रहता है, चाहे वहाँ पे कितना ही खतरा क्यों ना हो। और वो इसी शहर में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मियाँ ये सुन के बोलती है कि तब तो सही है, वो हमें इस केस में मदद कर सकता है। जिस पर रेडन बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये गुड आइडिया होगा क्योंकि ये जो ओसारागी का केस है ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। क्योंकि पहली बात तो हमें पता भी नहीं है ओसारागी कौन है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्लू नहीं है, नथिंग। और रेडन ने ये बोला ही था कि पीछे से कोई बोलता है हु इज़ ओसारागी, और जब ये दोनों पलटते तो वहाँ पे डिटेक्टिव खड़ा होता है। और सिंस इस डिटेक्टिव का भी हमें इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया गया था इसलिए अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो इसका नाम है अर्नेस्ट, जो कि एक 29 साल का डिटेक्टिव स्लैश ऑफिसर है। और इसका फन फैक्ट ये है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाता, जो कि थोड़ा वियर्ड है क्योंकि नॉर्मली जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना वो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हाइड करके रखते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ जाए। मे बी ये नया नया डिटेक्टिव बना है, हु नोज़। और फिर अर्नेस्ट दोबारा पूछता है कि हु इज़ ओसारागी, जिस पे ये दोनों कंसर्न हो जाते हैं और रेडन तो इस पे चिल्ला भी देता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं अपने घर पे आने के लिए बोला था। जिस पे अर्नेस्ट समझाने की कोशिश करता है बट रेडन उस पर चिल्ला देता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी रेडन समझाता है कि उसका यहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है और रेडन को उसका लेटर भी मिला होगा, जिसको रेडन सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है कि लेट मी चेक। और जैसे ही रेडन जाता है तो अर्नेस्ट मिया की तरफ देखता है और बोलता है क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, जिस पे मिया बोलती है श्योर, और फिर वो वहाँ से पानी लेने के लिए चले जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेडन और एक और ऑफिसर होता है, जिस पे रेडन गुस्से से बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो, और फिर उसे एक टपली मार के वहाँ से लेटर ले जाता है। पता नहीं क्या ही देख रहा था ये ऑफिसर। हालांकि रेडन जैसे ही पलटता है वो सामने देखता है और थोड़ा सा टेरिफाइड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्नेस्ट एक्चुअली ओसारागी की केस की फाइल पढ़ रहा होता है, जिस पर रेडन उसे डांटता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें परमिशन किसने दी है फाइल छेड़ने की, ये केस क्लोज हो चुका है। इस पर अर्नेस्ट भी बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ये केस क्लोज हो चुका है, ये तो मर्डर का केस है। जिस पर रेडन बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम बस एक डिटेक्टिव हो, एक ऑफिसर नहीं। और इन दोनों की बात हो ही रही होती है कि मियाँ भी वहाँ पर पानी का गिलास लेके आ जाती है। और तभी जो अर्नेस्ट होता है वो एक चीज़ रिवील करता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पता है कि मैं एक ऑफिसर भी हूँ, और फिर वो अपना कार्ड दिखाता है। और जब ये दोनों देखते हैं तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर रेडन बोलते हैं तुमने मुझे इतनी सारी हिंट दी थी इसके बारे में। तो अर्नेस्ट बोलता है हाँ मैंने दी थी। और फिर वो डायरेक्ट केस की फाइल मांगता है कि मुझे अभी के अभी दो, जिस पर रेडन उसे कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे इस केस के बारे में तुम्हें सावधान करने दो। ये केस बस केस नहीं है, ये हमारे लिए श्राप है। जिसने भी इस केस के ऊपर काम किया वो अपने आप को मरा हुआ ही पाए हैं। जिस पे अर्नेस्ट हंस देता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, इस केस को किसी घोस्ट ने श्रापित कर दिया और समथिंग है, हॉन्टेड केस है ये। जिस पे रेडन एकदम सीरियस होकर जवाब देता है कि ऑफ कोर्स नॉट, पर ये डिफरेंट है और तुम्हें एक केस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जिस पे अर्नेस्ट बोलता है कि हो गया तुम्हारा, चलो अब मुझे वो फ़ाइल पकड़ाओ। और फिर रेडन ना चाहते हुए भी अर्नेस्ट को उस केस की फ़ाइल पकड़ा देता है और फिर बोलता है कि इस केस को दोबारा खोलने से पहले तुम्हें इस दूसरे केस के बारे में जान लेना चाहिए। जब अर्नेस्ट बोलता है कि कौन सा केस, तो रेडन बताता है कि कुछ महीने पहले ये लोग एक केस पे काम कर रहे थे जिसमें इन्हें ओसारागी की लोकेशन ढूंढनी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फिर रेडन बताता है कि उस केस पे 2 और ऑफिसर हमारी मदद कर रहे थे उस एक रात तक। और फिर हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका बाय द वे हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसका। तो इनका नाम है इलोडी, 30 साल की एक जनरल फीमेल ऑफिसर हैं। और इनका फ़न फैक्ट ये है कि ये अपनी फैमिली की वजह से ज़्यादा सफ़र कर रही है। और फिर यहाँ पे जब ये कुछ अपने पीसी पे देख रही होती है तभी यहाँ पे एक और अनदर ऑफिसर आता है और बोलता है कि मुझे ओसारागी की लाइव लोकेशन पता चल गई है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिस पे ये बोलती है कि अभी हमें सबको बता देना चाहिए। इस पे बोलते हैं कि नहीं, अगर हमने सबको इसके बारे में बता दिया तब तक वो लोग अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे और हमें दोबारा एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये बोलता है कि हमें डायरेक्ट जाके वहाँ पे उन्हें पकड़ लेना चाहिए और अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई तो हम अपने साथियों को कॉल कर देंगे। जिस पे बोलती है कि ठीक है, मैं बाकी 5 मेंबर के साथ आऊँगी। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि सिटी में रात हो रही है बारिश के साथ। और फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि शायद घात लगा के बैठे हुए हैं। इसके बाद ये पूछती हैं कि क्या ओसारागी की यही प्लेस है, जिसमें ये ऑफिसर कंफर्म करता है कि हाँ। और फिर ये पीछे मुड़ के अपने बाकी बचे हुए साथियों से बोलता है कि तुम हमें फॉलो करना। और फिर ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें आधी कटी हुई लाश को लटका हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे ऑफिसर ओसारागी को चिल्ला के हर्ट बोलता है और बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। और फिर हमें दिखाया जाता है शैडो में से ओसारागी निकलती है। हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि कियोमी ने भी बताई थी, और वो मिस्टेक है ये, यप, ओसारागी का वैल है ही नहीं उसके पास। अब ओसारागी ऑफिसर को देखने के बाद ऐसी मजाक में बोलती है कि ओ तुमने मुझे पकड़ लिया पर पहले मुझे डील फिनिश करने दो। लेकिन ऑफिसर इस बात को ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता है। तो ओसारागी बोलती है अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो तुम ये आदमी खो दोगे। हालांकि ऑफिसर वार्निंग को इग्नोर करके आगे बढ़ता है और जैसे ही वो एक और कदम आगे बढ़ाता है एक गन शॉट की आवाज़ आती है जो कि प्रोबेबली उस विक्टिम को मार चुकी होगी। जिसके बाद ओसारागी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है कि तुम लोग कभी भी थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकते ऑफिसर। लेकिन तभी एक गन रिलोड की आवाज़ आती है और ओसारागी जैसे ही मुड़ती है वो इलोडी को देख लेती है और बोलती है कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है और ओसारागी को बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, और इलोडी भी उसके ऊपर गन तान देती है। लेकिन तभी एक दूसरा असैसिन आता है जो इलोडी को पकड़ लेता है और ओसारागी बोलती है कि इसको ऐसे ही पकड़ के रखना कुछ देर के लिए। उसके बाद ओसारागी दूसरे ऑफिसर के ऊपर हमला कर देती है और उसके पीछे जाके उसके पीठ से उसकी तलवार आर पार कर देती है। जिसके बाद ओसारागी को लगता है कि ऑफिसर मर गया, तो फिर वो ऑफिसर का मजाक उड़ाने लगती है कि वो बड़ा सोच रहा था कि वो मेन हीरो है, सच्चा बास्टर्ड। और उसके बाद वो
डायरेक्ट एलोडी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो ऑफिसर दोबारा खड़ा हो जाता है और ओसारागी के बाल पकड़ लेता है। प्रोबेबली उसे वो गोली मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक दूसरा असैसिन उसके कंधे पे गोली मार देता है और ऑफिसर दोबारा नीचे गिर जाता है। हालांकि ओसारागी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस ऑफिसर की वजह से उसके बाल कट गए थे, तो वो उस ऑफिसर को गाली देती है और फिर अपने कटाना से उस पर एक फाइनल वार करती है। जिसके बाद एलोडी का रिएक्शन देख के ऐसा पक्का लगता है कि वो ऑफिसर कम्प्लीटली तो मर ही गया होगा। और फिर हमें ओसारागी को दोबारा दिखाया जाता है जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है और वो बस घूम के एक लंबी सांस लेती है और दोबारा स्माइल करने लगती है। जिसके बाद वो एलोडी की तरफ बढ़ती है और फिर जैसे ही ओसारागी एलोडी के पास पहुंचती है, एलोडी ओसारागी का फेस क्लियरली देख पा रही होती है। जिसके बाद ओसारागी एलोडी से बोलती है, ओ बेचारी चीज़, तुम्हारी तरफ देखो, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की केयर है? क्या तुम उन्हें सेफ देखना चाहती हो, है ना? तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, अपनी इस घटिया सी यूनिफॉर्म से छुटकारा पाओ, ये बकवास जॉब छोड़ दो, और अगर तुमने किसी को भी बताया हमारे बारे में तो तुम समझती हो ना। जिसके बाद एलोडी अपना सर नोड करती है और ओसारागी ये देख के स्माइल करती है और अपने साथियों से बोलती है, लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद ओसारागी के साथी एलोडी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। और अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में जो रेडन है वो अर्नेस्ट के साथ अपनी कार में बैठा हुआ है और फिर वो बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद एलोडी ने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया और यही वजह थी जिस वजह से रेडन ने अर्नेस्ट को वार्न किया था इस केस के बारे में। तो अर्नेस्ट बोलता है, अच्छा तो एलोडी को पता था कि ओसारागी कौन है? जिस पे रेडन बस अपना सर हल्के से नोड करता है और फिर बोलता है, अनफॉर्चुनेटली हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को खोजने के लिए। इस पे अर्नेस्ट दोबारा बोलता है, ठीक है, पर तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? जिस पे रेडन बोलता है, मेरा घर ऑफ कोर्स, हमें वो रात को इस केस के बारे में सोचेंगे इसको रीओपन करने से पहले। जिस पर अर्नेस्ट बोलता है, डैम। और फिर हमें दोबारा एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये उसी रात का है जिस रात ओसारागी ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारा था। और फिर हमें दिखता है कि कार के अंदर ओसारागी का असिस्टेंट बैठा हुआ है, जिसका बाय द वे फाइनली हमें इंट्रोडक्शन मिल गया था, तो मैं वो भी बता देता हूँ तुम लोग। तो इसका नाम रेन, एक 27 साल का असिस्टेंट और ड्राइवर है ओसारागी का। और जो चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट किया वो इसका फन फैक्ट नहीं था कि ये सोचता है कि ये कुत्ता है, वो ये था इसकी पर्सनैलिटी में। इसकी पर्सनैलिटी में लस्ट भी आता है और एक फीमेल असैसिन का ड्राइवर है। ओसारागी ने अच्छी तरीके से दबा रखा है इस आदमी को, वरना मैं बता रहा हूँ उल्टा सीधा। तो ओसारागी बोल रही होती है कि उसने मेरा हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया, मैं क्या करूँ, मेरी डेट। तो इन दोनों के साथ एक और असैसिन बैठा हुआ होता है जो कि फ़नी सा फेस बना के रखा हुआ होता है और बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और फिर हमें लूसियान को दिखाया जाता है कि जो डेट के लिए बैठा हुआ होता है उसी कैफ़े में, बाय द वे, जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। और फिर तभी ओसारागी वहाँ पे किमोनो में आ जाती है और वो सॉरी बोलती है कि वो लेट हो गई, उसका हेयर के साथ ऐसा कुछ हो गया था। लेकिन लूसियान जो होता है वो बहुत खुश होता है ओसारागी का न्यू हेयर स्टाइल देख के और बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लगी हो इस न्यू हेयर स्टाइल में। और फिर उसे एक बुके भी देता है एज अ गिफ्ट, जिसके लिए ओसारागी लूसियान को थैंक्स भी बोलती है। और इसके डायरेक्ट बाद लूसियान ओसारागी को प्रपोज कर देता है और ओसारागी ओवर एक्साइटेड होकर उससे एक्सेप्ट कर लेती है। और इन्हीं दोनों की नर्वस से भरी हुई मुस्कानों के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड बहुत लंबा था और ये एनालिसिस भी आधे घंटे से ज़्यादा का हो ही चुका है। इस एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी। लाइक ओसारागी के जो पास के इंसिडेंट्स हुए थे और वो जो गैंग थी उसका भी हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिखाया गया कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और गैंग मेंबर की नॉर्मल क्लोथिंग कैसी है। कुछ न्यू कैरेक्टर्स और जो कुछ ओल्ड कैरेक्टर्स थे उनको इंट्रोडक्शन दिया गया और काफ़ी सारी इसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं। हालांकि ये एपिसोड भी अपने साथ ऑफकोर्स काफ़ी सारे सवाल भी लाता है। लाइक पहली बात, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने खड़ा कैसे किया? लाइक स्टार्टिंग तो किस चीज़ से हुई होगी ना। ऑल्सो क्या एलोडी कभी सीरीज़ में वापस आएगी क्योंकि वो ज़िंदा है ऑफकोर्स। ऑल्सो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने इस पूरे एपिसोड में बहुत सारी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की होंगी, तो वो अगर हो गया हो तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर मेरे से कोई डिटेल छूट गई हो जिसे मैंने इस एनालिसिस में मेंशन ना किया हो तो वो भी तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वेल अगेन, अगर तुम लोग कोई सीरीज़ देखनी है या फिर पिछले एपिसोड का एनालिसिस देखना है तो तुम डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। एंड हैज़ ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड बाय।